तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं थोड़ा क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस। और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है छंद और अलंकार, भाषा और शैली, मानवीकरण और बिंब विधान, या फिर लय और प्रवाह। बताइए। तो इसके पैराग्राफ में अगर देखें हाँ। तो यहाँ लिखा है अलंकार, छंद, विधान, तुर्क आदि का हाँ। आग्रह था, अच्छा। है ना। वो मध्यकालीन आपका- कविता हाँ, में मध्यकालीन कविता में था वो। कविता पढ़ते समय कवि युग चेतना को समझना आवश्यक है। हाँ। फिर आधुनिकरण का तो लय और प्रवाह का महत्व बताया गया है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। आज मतलब कब? आज मतलब आधुनिक युग में। आज का मतलब क्या है? किंतु, हाँ, विद्यार्थियों के उत्तर साक्षी से किंतु तर्क संगत हो सकते हैं, सही भी। यहाँ लिखा है ना, भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता, मध्यकालीन मतलब मिडाइवल पीरियड में जो कविताएं होती थी, जो पोयम होते थे, उसमें आपको अलंकार देखने को मिलता था, एलिट्रेशन देखने को मिलता छंद, था, विधान, छंद देखने को मिलता था, तुक मिलता था, गति यति तुक। परंतु आज लिखा है ना, किंतु आज का मतलब है लय और प्रवाह का महत्व। नावडेज। तो यहाँ लय और प्रवाह दिया है क्या? तो लय और प्रवाह है। फोर्थ नंबर हमको राइट होगा। सही होगा। फोर्थ नंबर राइट हो गया सर। आगे बढ़िए। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। कौन सा गतिविधि हो सकती है? कहानी के द्वारा लेखन हाँ। विद्यार्थियों में हाँ। कल्पनाशीलता हाँ। और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। हाँ। कुशलता, अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए कहानी का वाचन है, या कहानी का विधा परिवर्तन है, या निहित कथा सूत्रों का पल्लवन है, या कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास है। ये लिखा है कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियां को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास। हाँ, कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और कथा सूत्रों का पल्लवन लिखा, सूत्रों को पल्लवित करने का। तो थर्ड वाला होगा। तो थर्ड वाला होगा, बिल्कुल सही। निहित कथा सूत्रों का पल्लवन करना। ठीक है। मूल्यांकन के बारे में क्या चीज सत्य नहीं है? इवोल्यूशन के बारे में क्या सही नहीं है? रटंत का अंत करता है। इसका निश्चित ढांचा होता है। उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। यह सीखने की ही एक विधि है। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं बोल रहा है, तो मूल्यांकन जो है, लिखा है मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है। हाँ, तो सीखने की प्रणाली है, ऐसे प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके। तो यहाँ रटंत का अंत करता है, ये भी सही है। फिर सांचे का अनुपालन ना करे, तो यहाँ लिखा है उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते। अच्छा, तो सीखने की विधि तो है ये। मेरे को तो सी लग रहा है। नहीं, देखिए सर, यहाँ देखिए मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते, तो वही तो है सर, निर्धारित नहीं होते। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है, वो सही हो गया। फोर्थ नंबर। हाँ, ऐसी प्रणाली जो रतंत्र प्रणाली से मुक्त दिला सके, वो भी है, वो भी सही है, पहला नंबर। हाँ। आगे लिखे परंपरागत सांचे का अनुपालन न करे। आगे उसी में लिखा है अपना ढांचा निर्मित कर सके। मतलब निर्मित कर सके मतलब इसका एक ढांचा होता है, ये गलत है। अरे निर्मित कर सके मतलब ढांचा नहीं होता है। आगे क्या लिखा है? इसलिए यह गांठ बांध लेना चाहिए कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे उत्तर तक सीमित नहीं हो सकते। तो इसमें लिखा भी है उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, वो भी सही है। वो भी सही है। गलत जो है वह है कि इसका निश्चित ढांचा होता है, बोल दिया, होना चाहिए। मूल्यांकन का ढांचा ही नहीं होता निश्चित। हाँ, यहाँ पर बोला ना, परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके, करना चाहिए। मेनली ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो मत करो। हाँ, मॉडर्न वेज ढूंढो। यस। मूल्यांकन वैसे नहीं करना है।
समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? अच्छा। दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण या युग चेतना। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न है। हाँ, शेष से भिन्न है मतलब ऑड निकालना है आपको, ऑड। दिन रात, अर्थ ग्रहण करना। नहीं सर, आप दिन रात अपोजिट नहीं बताना है इसमें। समझ रहा हूँ। उसमें जो जो है ना सेंटेंसेस जो बने हुए हैं, जैसे युग चेतना, वो मेल होना चाहिए, उसका मैच होना चाहिए। भाषा का शिक्षण, भाषा, युग की चेतना, युग चेतना। हाँ। अर्थ को ग्रहण, फर्स्ट लग रहा है दिन प्रतिदिन। बिल्कुल सही। कैसे भाई? वो तो जोड़ ही नहीं रहा ना। हाँ। दिन प्रतिदिन दोनों तो अलग अलग है। दिन का प्रतिदिन थोड़ी होगा। दिन मतलब अर्थ को ग्रहण करना होगा। हाँ। भाषा का शिक्षण होगा। हाँ। युग की चेतना होगा। हाँ। पर दिन का प्रतिदिन थोड़ी होगा। वो तो दोनों, प्रतिदिन मतलब रोज, दिन मतलब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना। हाँ, दिन मतलब डे और ये प्रतिदिन मतलब डेली। विद्यार्थी के लिए हाँ। अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, शिक्षार्थी और क्या? हाँ, विद्यार्थी यानी कि सहभागी, अनुच्छेद में प्रयुक्त बोल रहा है। तो सर विद्यार्थी का मतलब क्या? शिक्षार्थी इसमें दिया है अनुच्छेद हाँ। में। और छात्र हाँ, तो हो जाएगा सेकंड। तो क्या? सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सहभागिता। अच्छा, एक तो उपसर्ग लेना है, मेरे को तो सेकंड लगता है। सह और भागी, सह और ईता, भाग, डी लग रहा है फोर्थ। सेकंड वही तो बोला, सह और ता। हाँ, सहभागिता मतलब कंट्रीब्यूशन। सह प्लस भागीदारी प्लस ता। अच्छा, तो वह बन गया सहभागिता, भागिता। फिर है अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? समकालीन मतलब पता है? नो सर। समकालीन मतलब जो कंटिन्यूएशन, कंटेम्परेरी को बोलते हैं। ओके। आधुनिक समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? समसामयिक होगा शायद, और क्या? कंटेम्परेरी उसी को तो बोलते हैं, समसामयिक। तो आकस्मिक तो नहीं होगा, वर्तमान भी नहीं होगा, मॉडर्न भी नहीं होगा, समसामयिक। समसामयिक सर, समसामयिक मतलब उससे मेलजोल, उसी को बोलते हैं। ओके। कंटेम्परेरी। कौन सा कथन हाँ, आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? अच्छा। कौन सा कथन आज के शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा जा सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, या मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है। शिक्षक ज्ञानदाता होता है तो फर्स्ट तो गलत है। ज्ञानदाता नहीं होता लिखा है, देखना। तो अच्छा, तो नहीं है, सेलेक्ट करना है। नहीं, पहले सही को सेलेक्ट करते हैं। मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है। अरे भैया, ह्यूमन वैल्यूज पे रहती है भाई। इसमें दिया होगा ना, शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। पहले तो सही देख रहा हूँ। नहीं, पहले सही है उसको देखिए ना, तो यहाँ लिखा है देखिए, वह तो मात्र एक प्रेरक है, तो शिक्षक प्रेरक है, वो सही हो गया। दूसरा, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ लिखा है देखिए, परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा, तो सही नहीं है, तो सेकंड होगा। और थर्ड तो पढ़ने दीजिए। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, तो सही है। मानव मूल्यों पर उसकी आस्था भी अडिग होती है, भी सही, मतलब सेकंड ही होगा। यस। उसके बाद शिक्षक से किस प्रकार बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? हाँ, पाठ पढ़ाते हुए आने वाली
पाठ प्रस्तुति से संबंधित, अच्छा, पाठ के भीतर से उभरने वाली या पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई। बताइए जरा। तो किस प्रकार की बाधा का दिया है इसमें पैराग्राफ में? पैराग्राफ का है? हाँ, दीजिए पैराग्राफ। इसमें तो वो ऊपर जाना पड़ेगा। शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की है? तो पाठ पढ़ाते हुए आने वाली नहीं होगा, पाठ प्रस्तुति से भी संबंधित नहीं होगा, पाठ के भीतर से उभरने वाली, अंदर से उभरने वाली। हाँ, डीपली आप पढ़ाइए ना जी बच्चों तो थर्ड वाला सही होगा, पाठ के भीतर से उभरने वाली जो है उसी के बारे में बोल रहा है, यही तो बाधाएं हैं। फिर काव्यांश आ गया। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ। बैठा है पहाड़ घुटनों पर, पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? चिलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। खत्म। तो पलाश यू नो पलाश, ट्री नेम पलाश, यस, ट्री नेम सर। वन को अंगीठी कहा गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है क्या? तो सूरज पलाश के जंगल की अंगीठी बोला गया है ना? हाँ। तो पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। तो पलाश वन को अंगीठी क्यों कहा गया? पलाश वन को अंगीठी क्यों कहा गया? क्योंकि वो ग्रीष्म ऋतु में खिलता है इसलिए। नहीं, फूल का भी नाम होता है जहाँ का। अच्छा, जंगल में आग लगी होती है इसलिए तो लिखा तो है जंगल की अंगीठी। तो सेकंड है। थर्ड भी तो पढ़िए। पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती है, हो सकता है। खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। ये फोर्थ वाला मेरे को लग रहा है। तो आप सही जा रहे हैं। खिले पलाश के वन आग समान दिखते हैं। खिले पलाश के वन आग के समान वो दिखते हैं, ब्राइट है ना, कलरफुल। कौन? पलाश। ये लिखा भी तो है, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व, अंधकार को दूर कर ब्राइट करती है उसको। सिमटा बैठा है, अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण है। हाँ, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, कितना आग सेक रहा है, सॉरी किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, या स्थान का अभाव। इसको पढ़ना पड़ेगा इसमें। आग से सब आकाश, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अच्छा, मतलब वही है, अस्त हो रहा है। कौन? सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पलाश की अंगीठी अंधकार से दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों का। ओ, पूर्व में बैठा है मतलब सनराइज, तो सनराइज होगा। सूर्योदय नहीं हुआ? हाँ। नो सर, इसका आंसर होगा थर्ड। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। सॉरी, सूर्यास्त नहीं हुआ क्योंकि वो लोग वुल्फ लोग हाउल कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं? कौन? अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण। अच्छा, ऑब्वियसली अंधकार अभी आया नहीं है ना, क्योंकि सूर्यास्त नहीं हुआ है। सही बात है, सिमटकर बैठा हुआ है ना अंधकार, वो बाहर तभी आएगा जब सूर्यास्त होगा। सूर्यास्त होगा तो सब घर में सो जाएंगे। अभी वैसे नहीं, अंधकार अभी छुप के बैठा है, क्योंकि अंधकार आ जाएगा तो सूर्यास्त हो जाएगा। हाँ। तो इसका मतलब अभी सूर्य उदय है, सूर्यास्त नहीं हुआ है। जी सर। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण। तुरंत फुरत मतलब तुरंत, इमीडिएटली। तुरंत लिखा है तो उसी को बोलते हैं ना, इमीडिएटली को। तुरंत फुरंत इसका घटना अभी सुनते हो की आवाज, सुनते हो की आवाज, या सूरज का डूबना,
अंधकार छा जाना, अंधेरा छा जाना, भेड़ों का बिखर जाना। तुरंत कहाँ लिखा है यार? इधर लिखा है बे। किधर? अचानक बोले मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम आंधी धुआं उठा। हाँ, औंधी बे, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो अंधेरा छाने का वही है। घटनाएं इसीलिए हुई क्योंकि अजी सुनते हो बोल दी ना वो। अजी सुनते हो बोल दी, हाँ इसीलिए फर्स्ट तो। बिल्कुल सही। इसीलिए सूरज डूब गया। सूरज हुआ मध्यम। ये मस्त लिखा है मगर। कौन? वो मतलब सूरज लोग वेट कर रहे थे, जैसे ही औरत बोली अजी सुनते हो, मतलब वही है, अंधेरा छा रहा है। हाँ। फटाफट भागने लग गए, सूरज अपना जगह भाग गया। तो अजी सुनते हो वाला थोड़ा बैठ रहा है। सिमट बैठा है भेड़ों, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला का समानार्थी है। गल्ला, गले सा, समूह समूह को बोलते हैं ना। फर्स्ट वाला लग रहा है मेरे को। बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा रेवड़ झुंड, भीड़ रेला। रेला। अबे दर्शक कहाँ होगा? सही है। इसमें दर्शक थर्ड दर्शक दिख दिया, दर्शक थोड़ी है। रेवड़ झुंड भीड़ रेला, रेला दिलों का आता है, रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार अंधेरा। बिल्कुल। कौन सा कथन सत्य है? तत्सम शब्द नहीं है, नहीं। अंधकार तद्भव शब्द है, अंधकार तद्भव शब्द है भाई। लेकिन अंधेरा तद्भव शब्द है कि अंधकार तद्भव? अंधेरा तद्भव है। हाँ, संस्कृत टर्म जो होता है वो तत्सम होता है, और जो हिंदी टर्म होता है वो तद्भव होता है। ये अंधकार को मैं सोच रहा हूँ। क्या अंधकार शब्द तत्सम है कि नहीं? अंधकार शब्द तत्सम नहीं है सर। अंधकार शब्द कैसे तत्सम हो गया? नहीं है, नहीं। सेकंड होगा, है ना? नहीं, फोर्थ हो। तो भाई फिर तो अंधकार तत्सम हुआ ना। अंधकार तत्सम है और अंधेरा तद्भव है, इसीलिए तो दूसरा तद्भव है। ये और कुछ होगा, अंधकार के कुछ। नो सर, तो दोनों तद्भव होते फिर। ये तद्भव शब्द इसमें लिया गया 104 का आंसर नंबर 4। नहीं, अंधकार मेरे ख्याल से तत्सम ही होता है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? अंधकार तत्सम है। कैसे? अंधकार बहुत जगह यूज किया है संस्कृत, कालिदास में भी अंधकार छा गया बोलता है, और अंधेरा नहीं बोलता, अंधेरा तद्भव है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? शाम का सजीव चित्रण करने के लिए रूपक क्या होता है? रूपक सर, इट इज अ टाइप ऑफ एलिट्रेशन। रूपक मेटाफर। तो शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? सूरज की चिलम, आकाश का साफा, मोर की आवाज या जंगल की अंगीठी? शाम का चित्रण करना है तो सूरज की चिलम तो मुश्किल लग रहा है। शाम में सूरज का चिलम क्या करेगा? अब मोर की आवाज से शाम का क्या लेना देना है? वो तो मोर तो भाग गया था। वो वही अजी सुनते हो सुन के। जंगल की अंगीठी? मोर की देखिए, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता, तो आकाश का साफा भी नहीं होगा और सूरज की चिलम भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों मॉर्निंग को इंडिकेट कर रहे हैं। जंगल की अंगीठी लग रहा है। रुकिए ना। बैठा है पहाड़ घुटनों पर, पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। वो तो रात को कर रहा है, ये बात शाम का कर रहा है। ये तो रात हो गया। जंगल की अंगीठी रात हो गया। आगे देखिए। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया।
मोर, मोर, मोर की आवाज। द मोर हैज सेड कम कम एंड देन दे हैड केम देयर। उच्च प्राथमिक शिक्षा आ गया, अब आया सीडीपी। आ गया सीडीपी। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि मानते हैं? आगमन विधि को, या निगमन विधि को, या पाठ्य पुस्तकीय विधि को, या अनुवाद विधि को? तो ट्रांसलेशन मेथड को मानता है? नो सर। तो मैं तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। व्याकरण सिखाने की ग्रामर, किस विधि ग्रामर को सिखाना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? ग्रामर आपको सिखाना है ना, ध्यान रखिएगा। तो पाठ्य पुस्तकीय विधि तो सही नहीं, वो सब नहीं चलेगा, है ना। और ट्रांसलेशन मेथड से आप ग्रामर तो नहीं सीख सकते उतना अच्छे से। अभी आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में सोचना है। हाँ, बताइए। आपको हायर मतलब 6 to 8 में सिखाना है। किसको? उच्च प्राथमिक स्तर है, 6 to 8 में सिखाना है। हाँ। डिडक्टिव मेथड यूज करना चाहिए। सेकंड गलत, फर्स्ट इंडक्टिव मेथड का यूज करना चाहिए। गया भाई। क्यों यूज करना चाहिए इसका रीजन भी बता दे रहा हूँ। बताइए सर। इंडक्टिव मेथड में आप सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, हाँ, उसके बाद डेफिनेशन देंगे, ठीक है, तो बच्चा ज़्यादा कैच कर लेगा। और डिडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, पहले डेफिनेशन दिया जाता है, उसके बाद उसको एग्जाम्पल दिया जाता है, तो इसमें बच्चे कम समझते हैं। ये सही कहा। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। Which of the following is not a उद्देश्य of उच्च प्राथमिक स्तर? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बताना है, मतलब लैंग्वेज टीचिंग का। तो निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ओके, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ठीक है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है, या विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास होना। इसमें जो नहीं है ना नेगेटिविटी, उसी को लेना है। तो देखिए, बिंदुओं को जानना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, किसकी? तो वो तो राइट है, सही है। हाँ, कौन सा? सेकंड तो राइट है। कैसे? अरे बिंदुओं की परिभाषा तो क्यों? व्याकरणिक बिंदु बोल रहा है। एक मिनट, यहाँ पर लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रहा है। लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का सीखना क्यों जरूरी है भाई? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा, हाँ सही तो है। सही है, तो सेकंड होगा सर। हाँ, कि इसमें उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है भाषा ले। आपको लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का आना नहीं आना उससे कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। आपका लैंग्वेज जब आप बोलेंगे ना, तो उसमें ग्रामर वगैरह का कोई वो नहीं होता है, वो नहीं होगा। तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं का परिभाषाओं को जानना सही नहीं है। तू अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है लेकिन एलिट्रेशन नहीं आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? नहीं, तो सेकंड वाला आंसर ही सही है। हाँ। भाषा की नियमबद्ध, हाँ, प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, नेचर, उसको पहचानना और उसका एनालिसिस करना। एकमात्र उद्देश्य तो नहीं है। एकमात्र उद्देश्य तो नहीं है, तो थर्ड वाला तो नहीं होगा। ये लैंग्वेज टीचिंग है यार। क्या बोल रहा है ये? मेरे को थर्ड लगता है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, मतलब एनालिसिस करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उद्देश्य नहीं है? नहीं कैसे रहेगा यार? ये तो उद्देश्य रहेगा ना। तो एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र कैसे रहेगा? मुख्य उद्देश्य वो भी नहीं, सिर्फ उद्देश्य है भाई। वो और भी उद्देश्य हैं, तो फर्स्ट वाला सही होगा। तो 109 उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि
डैश समृद्ध का भाषा व डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। सो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में भाषा विकास के लिए जरूरी है कि कलात्मक समृद्धि का भाषा। नो, कलात्मक समृद्धि कैसे होगी? उच्च प्राथमिक नो सर, फर्स्ट होगा। फर्स्ट साहित्य में आपको आर्ट इंटीग्रेशन भी लाना है, तो साहित्य समृद्धि की भाषा के साथ कला व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति का प्रयोग किया जाए। वो गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रॉम क्लास 6 to 8 अच्छा, बच्चों भाषिक समृद्धि का भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। मतलब नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसका साहित्य भी लिखा जाए। हाँ, है ना? यस, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। हाँ, हिंदी तर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, हिंदी तर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदी तर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, या हिंदी तर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार करना। हिंदी तर को शांत कराना कैसे होगा यार? आक्रोश का तो नहीं लग रहा है। कोई परिचित करना ठीक है, तो उसके जॉनर्स को समझना ठीक है। आक्रोश नहीं। तो फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, मतलब कथन सही तो आंसर इसका फर्स्ट होगा। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश शिक्षण भ्रमण का शैक्षिक भ्रमण का आधिकारिक आयोजन किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सहगामी क्रियाओं का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आधिकारिक आयोजन किया जाना, ये भी सही है। चलिए, क्या बोल रहा है? अरे आयोजन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए ना सिलेबस के लिए। नहीं, क्या भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। हाँ, लैंग्वेज नॉलेज। पाठ पुस्तक के अतिरिक्त और देखते हैं। समाचार पृष्ठ पोषण निर्माण करवाया जाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, तो पठन सामग्री के साथ पठन सामग्री विकसित करोगे, पाठ्य पुस्तक के साथ नहीं, तो डी तो नहीं होगा। किसका पढ़ने में रुचि जगाने है, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो भाषा ज्ञान, समाचार पत्र, पोस्टर, इससे भाषा ज्ञान बढ़ेगा। देखिए, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आपका जो होना चाहिए वो है पठन सामग्री विकसित करना चाहिए। नहीं सर, इसमें अरे उस भाई बुक के अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित करोगे? मेरे को तो लगता है नहीं है बोल रहा है, मेरे को तो अपोजिट लग रहा है, क्योंकि तीनों सही है। तो जो भी है 4 आंसर है इसका। ये विलोपित क्वेश्चन ऑब्वियसली। आप देखिए, बात तो सही बोल रहे हैं आप। ऐसे तो ऑप्शन नंबर, आप शैक्षिक भ्रमण करेंगे तो भी आपका ज्ञान विकसित होगा। हाँ। पर भाई बुक के अलावा फिर पाठ्य सामग्री विकसित करोगे तुम। आंसर नंबर 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, तीनों होगा। मतलब उसके अतिरिक्त अगर आप समाचार पत्र या क्रिएटिविटी करवा रहे हो तो भी ज्ञान बढ़ेगा। तो विलोपित है और क्या। सहगामी क्रिया भी करवाओगे कुछ के क्रिएटिविटी, तो भी आपका भाषा ज्ञान बढ़ेगा। आप दूसरे स्टेट जाओगे तो भी बढ़ेगा। पर पाठ्य सामग्री विकसित कराओगे, मतलब बुक तो ऑलरेडी पढ़ ही रहा है और उसको प्रिंटिंग करना भी बोलोगे क्या? क्या मालूम क्या क्या करते रहते। ऐसी मीटिंग होते रहता है ना। हाँ, तो गलती मीटिंग, यह जो सेंटेंस बोला है ना मैडम आपने, यह कंप्लीटली विलोपित है। कौन बोलता है? अच्छा,
मधु मैडम आप समझते हैं ना विलोपित का? हाँ सर। दीक्षा मैडम आप विलोपित नहीं सर, अरे एजम्पशन ओह ऐसा ये आप जो बोल रहे हो कम्प्लीटली विलोपित है। इसका कोई उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब यस भाषाई आकलन करना है आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? अच्छा ये प्रश्न सबसे, बाप रे, इट इज ऑड क्वेश्चन। मतलब मैं भाषा का आकलन मोर मोरनी के उसमें करूँगा। मोरनी बन के नाचो। अच्छा, बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से, ये मोर मोरनी तो भाषाई आकलन की दृष्टि से तो सही नहीं है। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना सही नहीं क्यों हो जाता? भाषाई आकलन में ये नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना, मुझे क्या पता है क्यों हो जाता है ऐसे ही। लेखक को लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं, क्या बोल रहा है? भाषा का आकलन करना है, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, तो उसके लिए मैं नीलकंठ का ये सब तो ऐसा ही नहीं, मेरे को लगता नहीं है भाषा आकलन तो इसमें नहीं हो रहा। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं, अभी इसको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, ये मेरे को लग रहा है फोर्थ वाला, क्योंकि भाषाई आकलन उसी से पता चलेगा जब वो शब्द चित्र लिखेगा तब ना, ऐसे लिखेगा तब तो पता चलेगा जी। हाँ, तो फोर्थ हमको लगता है बिल्कुल सही, फोर्थ आंसर इज करेक्ट वन। तो इसके बाद आगे बढ़ा जाए। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन अगर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? विद्यालयीय परीक्षा, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। अगर लैंग्वेज एक्विजिशन करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लैंग्वेज। परीक्षा कैसे हो जाएगा यार, परीक्षा से एक्विजिशन का लेना देना ही नहीं होगा भाई, है ना। अब आता है भाषिक पठन सामग्री, मतलब बुक आपको दे देंगे तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होगा? नहीं होगा, रीडिंग से थोड़ी तो मेरे को लगता है समृद्ध भाषा परिवेश। परिवेश मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रहोगे तभी तो सीखोगे। लेवागोस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन का इसीलिए तो कहा अगर कोई इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हो, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए तब तो बढ़ेगा। बताओ, नहीं तो भाई भृंगी का और विलोपित क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर लेवागोस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन को बहुत अच्छे से समझाया। उसने कहा कि एक रूम है, अगर उस रूम में किसी एक बच्चे को रख दोगे जो न्यू इन्फेंट बेबी है उसको, और वहीं उसको कुछ नहीं, उसको बस वहीं खाना पीना खिला करके करने दो, सोसाइटी में मत आने दो, तो बच्चा लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएगा, पगला जाएगा बैठे बैठे। इसीलिए बहुभाषिक कक्षा में मतलब वही है मल्टीलिंगुअलिज्म, बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि मतलब सबकी अपनी अपनी भाषा है, उसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, ऐसा तो नहीं है यार। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने को कहे। और देखते हैं, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। चौथा, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। हाँ, फोर्थ लग रहा है मेरे को, और नहीं उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सिर्फ यही नहीं है ना। क्या लिखा है? बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए स्वीकार करना मेरे ख्याल से सही है। और देखते हैं, नहीं, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, उनकी भाषाओं में व्यवहार करने के लिए गए, ऐसा नहीं समझ रहा है तो ये वाला देखिए, पहले मेरे को समझना पड़ेगा। बहुभाषिक कक्षा का मतलब होता है
मल्टीलैंग्वेलिज्म क्लासरूम, एक ऐसा क्लास जहाँ पर एक से अधिक लैंग्वेज बोला जाता है, उसी को बोलते हैं बहुभाषिक कक्षा। में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक तो है, क्योंकि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। दूसरा, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, या शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, या शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो देखिए, गीत कविता सुनने से कोई बोल लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर शिक्षक जो है, देखिए अगर वो भी प्रयोग करेगा तो होगा ना। नहीं, सुनिए ना। हाँ, जैसे अब आप हैं, आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। हाँ, बाय द वे आपने सीटेट निकाला। हाँ, सीटेट निकाल करके आपका जो अपॉइंटिंग हुआ, हाँ, वो हुआ पंजाब में। हाँ, तो पंजाब में बोला जाता है पंजाबी, लेकिन आपको तो आता नहीं, तो सीखना पड़ेगा। तो आपको सीखना पड़ेगा, तो प्रयोग करना तो पड़ेगा। वही बोल रहा है थर्ड नंबर जी, बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को तो स्वीकार उसका मदर टंग वो है ना, उसको स्वीकार करना जरूरी है। थर्ड वाला उसका पंजाबी है, लेकिन तुमको भी सीखना पड़ेगा पंजाबी, उसको समझाने के लिए। हाँ, तो तुसी ये नहीं बोलेगा कि तू भाई छत्तीसगढ़ी सीख ले। यस, थर्ड वन इज द राइट आंसर। आपको सीखना पड़ेगा, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुसी अस्सी करना पड़ेगा। 80 लस्सी, तुसी अस्सी मैनू कहंदा सी, ਮੈਨੂੰ नहीं पता सी, ओ मैनू ये मुंडा मारदा सी। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना हाँ, लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। बात डिस्ग्राफिया है वो। संभव है कि वह डैश से ग्रसित है। डिस्ग्राफिया थर्ड। लिखने में दिक्कत है ना, डिस्ग्राफिया। और अगर अक्षर में देखने में दिक्कत होता तो डिस्लेक्सिया है ना। यस, नेक्स्ट। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में ओ डैश सर्वाधिक सहायक है। डिफरेंट टाइप्स हिंदी भाषा के क्या क्या रूप होते हैं। लास्ट से अगर देखो, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक सबसे सहायक तो मेरे ख्याल से नहीं है। मतलब पत्रिका और पाठ्य पुस्तक के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, उसमें अलग अलग रूप कैसे पता चलेगा। हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, मुझे लगता है हिंदी भाषा का साहित्य में डिफरेंट टाइप का पता चलेगा। हिंदी भाषा के विविध रूप, बहुत सारे रूप है हिंदी भाषा के। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा का एक ही रूप है, कविता होना, निबंध होना। हाँ, तो उसको परिचित कराने में सबसे सर्वाधिक सहायक क्या है, इसमें पूछा हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। दूसरा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, या हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, या हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो भाई मेरे, आपको चाहिए हिंदी भाषा का साहित्य, चाहिए लिटरेचर। तो वही तो साहित्य, और उसी में तो पता चलेगा, उसी में ही तो आपको पता चलेगा। साहित्य में ही तो कविताएं होंगी, प्रोज होगा, तब तो समझेंगे आप। तो सेकंड इज द राइट आंसर। यही तो बात हुई है सर। मन 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 पंडलो, समाचार पत्र से थोड़ी आप हिंदी भाषा में, मतलब उसमें उतना अच्छे से थोड़ी पता चलेगा। तो पत्रिका में नहीं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है एक्विजिशन और लर्निंग। तो कौन सा बेस नहीं है, तो व्याकरण तो बेस है। भाषाई परिवेश बोल रहे हैं तो, है ना, स्वाभाविक वो तो है सहजता या व्याकरण। तो व्याकरण कैसे होगा जी? नहीं, व्याकरण नहीं होगा, आधार नहीं है भाई। भाषा लर्निंग आपको सीखना है तो जरूरी नहीं आपकी व्याकरण खराब होगी तो भी सीख जाएंगे आप। नो सर, कोका कोला नेक्स्ट आगे बढ़िए। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसका बंधन बन जाता है। ये क्या बोल रहा है? इस विषय सिंबल बना दो इसको, कक्षा में चर्चा कीजिए। अच्छा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? स्त्री को ब्यूटी का ट्रेडमार्क बना दो। बंधन बन जाता है मतलब
कनेक्शन। अच्छा, उसको देख के हम ब्यूटी से रिलेट करते हैं इसीलिए। अच्छा, तो इस भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? अच्छा, मेन मोटिव क्या है? सौंदर्य प्रतिमान बनाना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, ऐसा थोड़ी है। स्त्री बंधन की चर्चा करना, या सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, या सर, भाषा को स्त्री थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम यार सारा जितना भी इक्विपमेंट है सबको विरोध कर रहे हो। स्त्री बंधन भी नहीं होना चाहिए भाई, स्त्री बंधन का तो बात ही नहीं है। रिलेशन बोल रहा है, रिलेट कर रहा है। अब भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सौंदर्य प्रतिमान, मेरे को लगता है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि लैंग्वेज जो है हम उसको स्त्री का कैसा व्यक्त कर सकते हैं उससे जोड़ रहे हैं। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। हाँ, होना रहे। नहीं सर, आगे बढ़िए। ठिठियाकर, जो ठिठियाना होता है उस शब्द में आना प्रत्यय लगा हुआ है। तो आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप देश को घोषित करता है, पोषित करता है, सॉरी। 4 सार्थक शब्द ज्ञान, सूत्र शैलीय व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, या पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। अब देखिए, अगर आपको 4 सार्थक शब्द लिखने बोल रहा हूँ तो आना इसके सही अर्थ, हाँ। और रेफरेंस उसने दे दिया, जहाँ तक ठिठियाना का रेफरेंस तो दिया है ना उसने, संदर्भ रेफरेंस दिया है। तो थर्ड, तो इससे प्रत्यय का समझ, संदर्भ में व्याकरण होगा। प्रत्यय का समझ ज्ञान तो है नहीं। उसने रेफरेंस दिया ना कि आप उसी तरीके से बनाइए, तो थर्ड होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? पठन प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया, अलंकार व छंद, साहित्यिक विधा। मतलब 6 to 8 वाले लोगों को आप क्या बोलेंगे जी? लिटरेचर फॉर्म में ध्यान दो बोलोगे ना यार, पढ़ने के लिए तो पहले बोर्ड। 4th वन, साहित्यिक विधाओं से, ये हो गया कंप्लीट। तो ऊपर जो है वो ग्रामर पे नहीं देते हैं, साहित्य में हम देते हैं।